अच्छा, तो सबसे पहले एक बात सुनो, नोट्स की बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, नोट्स के पीछे भागना भी नहीं, जरूरत भी नहीं है आपको, ठीक है। समझने पर ज्यादा फोकस करो, नोटबुक लो, पेन लो, बैठो, समझो जो मैं बोलता हूँ उसको, है ना। आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, वो भी अवेलेबल करा दूंगा। टेलीग्राम पे जाना, ग्रुप ज्वाइन करना, व्हाट्सएप पे आना, ग्रुप ज्वाइन करना, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, सिंपल कंसोलिडेटेड कंसाइज नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, जो मैं बोलूंगा बेसिकली उसके भी, एंड एनसीईआरटी के भी। तो आपको क्या करेगा, आपको क्या उससे फायदा होगा कि डायरेक्ट टू द टॉपिक, टू द टॉपिक और स्पेसिफिक चीज आप क्या कर सकते हो, लर्न कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो। हालांकि मैं पहले भी बता रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं कि मेरे बोलने पे, समझाने पे, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने पे, ग्रास्प करने पे ज्यादा फोकस करना, रादर देन दी कि नोट्स के पीछे भागो। आप हर कोचिंग की हर वेबसाइट पे जाकर के चेक करो, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं इकोनॉमी के, वो समझ लो, यूपीएससी में कोई भी क्वेश्चन आएगा टैकल करके ले जाओगे, ये मैं अपनी गारंटी दे चुका हूं पहले भी, ठीक। तो सबसे पहले तो आई वांट टू थैंक माय ऑल इकोनॉमिक्स फैकल्टी, जिनको हम आज, जिनसे मैं पढ़ा हूं बेसिकली आज तक, ठीक है। तो उन सब ने हमको इस लायक बनाया कि आपको जो है आज समझा सके, थोड़े बहुत जो भी है हम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स लेते हैं, बिकॉज दैट्स द वेरी, हम क्या कहते हैं, रूट्स है इकोनॉमिक्स की, वहीं से समझना स्टार्ट करते हो आप, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट क्या है, और ये एक एग्जांपल के थ्रू समझाया गया है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी क्यों लिए मैंने, एनसीईआरटी इसलिए लिए मैंने सर एंड मैम, आगे नोट, आगे स्लाइड्स भी लूंगा, शॉर्ट नोट्स भी लूंगा, बट वो इसलिए लिए मैंने क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी लाइंस होती हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसको डायरेक्टली उठा करके यूपीएससी या दूसरे एग्जामिनेशन पूछ लेते हैं डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली एग्जाम, है ना। वही बताऊंगा मैं कौन कौन सी जगह कौन कौन से क्वेश्चन आए, ठीक है। तो आपको अभी क्या करना है, अभी तो समझना है आपको। तो एक एग्जाम्पल लिया गया है, इसके अंदर एक सिंपल विलेज इकोनॉमी क्या होती है। देखो, एक सिंपल विलेज इकोनॉमी ना, देखो सबसे पहले एक जो मटेरियल्स होते हैं एक पर्टिकुलर सोसाइटी में, कंट्री में, या हम बोलते हैं अर्थ में, ठीक है, जितने मटेरियल्स होते हैं टेंजिबल थिंग्स, जिनको हम छू सकते हैं, है ना, खा सकते हैं, पहन सकते हैं, ये सब होते क्यों है, बेसिकली ये होते हैं ह्यूमंस की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, इसको गुड्स बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये जो गुड्स और सर्विसेज होती हैं वो बहुत ही लिमिटेड होती है, इनका एक्सचेंज बहुत ही लिमिटेड होता है। क्यों? क्योंकि हमने बहुत पहले एक बात पढ़ी थी कि रिसोर्सेज ऑन अर्थ आर लिमिटेड, लेकिन हमारी जो वांट्स हैं, हमारे जो चॉइसेस हैं, विच आर अनलिमिटेड ना। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, हर इंडिविजुअल की जो चॉइस है वो डिफरेंट होती है ना, गुड्स एंड सर्विसेज को लेकर के। और ये जो चॉइस है वो किस बेसिस पे होती है, कंपैटिबिलिटी। यस, व्हाट इज कंपैटिबिलिटी? कंपैटिबिलिटी का मतलब होता है कि बेसिकली पर्सन को चाहिए क्या, आपको क्या चाहिए आज, अगर मैं आपसे पूछूं, या फिर जो आउटपुट है क्या अवेलेबल है ना, उसके अंदर का जो डिफरेंस है, उसके अंदर का जो मैच है, अगर वो मैच होता है तो वो कंपैटिबिलिटी, यानी कि जो आपने चाहा वो आपको मिल गया, ठीक है। तो दिस इज कंपैटिबिलिटी, और इसी पे बेसिस है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ चॉइस, राइट, एंड गुड्स एंड वांट्स, राइट। तो अब सबसे पहले हम इसके अंदर बात करते हैं इकोनॉमी क्या होती है। आप सबको पता है इकोनॉमी बेसिकली एक सिस्टम होता है जिसके अंदर लोग अपने सेटिस्फाई, बेसिकली अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए ही कुछ प्रोसेसेस का इस्तेमाल करते हैं, जिनको जो कि है बेसिकली प्रोडक्शन, एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन। कभी कोई आपसे पूछे इकोनॉमी क्या है तो 3 वर्ड बोल देना, प्रोडक्शन, एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन, विच इज बेसिकली वेरी सिंपल टर्म्स, है ना। बट दे कैन बी कॉम्प्लिकेट व्हेन we try to understand, but I will make you understand them very clearly, okay। so सबसे पहले बात करते हैं, देखो इकोनॉमिक्स ना बेसिकली इसलिए इसका ओरिजिन हुआ है क्योंकि बहुत सी प्रॉब्लम्स समाज में, सोसाइटी में, वर्ल्ड लेवल पे ये क्रिएट हो जाती है बिकॉज ऑफ द लिमिटेड नेचर ऑफ रिसोर्सेज। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम बेसिकली इसी, ये आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इसी को सोल्व करने के लिए इकोनॉमिक्स आया। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, बेसिकली ये प्रॉब्लम ही उसी से ओरिजिनेट होती है कि नेसेसिटी ऑफ चॉइस से, क्योंकि रिसोर्सेज आर लिमिटेड, है ना, और अल्टरनेटिव यूज उनका जरूरी है, तभी तो, ठीक है, इन सबको खत्म करने के लिए इकोनॉमी का इस्तेमाल होता है। तो सब लिखा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। मैं शॉर्ट एंड कंसाइज वे में ट्राई कर रहा हूं आपको समझाने की, ठीक। तो सबसे पहले प्रॉब्लम बेसिकली ये अराइज क्यों होती है ना, ये जान लो। तो ये अराइज होती है बेसिकली कि जो ह्यूमन वांट्स है वो अनलिमिटेड है और रिकरिंग है, ठीक है, बार 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 आती है, ठीक है। तो अगर बेसिकली ह्यूमंस की सारी वांट्स को तो फुलफिल करना बेसिकली पॉसिबल नहीं है ना, है ना, एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए ये वाली प्रॉब्लम अराइज हुई। सेकंड, ह्यूमन वांट्स है वो उनकी डिफरेंट बेसिकली प्रायोरिटीज होती है, ठीक है। देखो हर इंसान की हर चॉइस और हर प्रायोरिटी इक्वली नहीं होती, तो सबकी इक्वल है लेकिन इंपॉर्टेंट, लेकिन ये होती है बेसिकली, हम बात करते हैं तो सब्जेक्टिव। हाउ? देखो एक स्टूडेंट के पास पेन की नीड और पेन की प्रायोरिटी है
है ना, क्योंकि उसके लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन फार्मर के पास क्या काम भाई, फार्मर को तो प्लाक चाहिए। प्लॉक मतलब होता है आपका जो हल चलाने की सामग्री वगैरह होती है, ये सब, है ना, प्लॉक। पेन से तो वो खेत जोतने जाएगा नहीं ना, तो दिस इज वेरी सब्जेक्टिव टाइप। और लेकिन इस सब्जेक्टिवनेस के वजह से क्या होता है कि प्रायोरिटीज डिफरेंट डिफरेंट हो जाती है हर पर्सन की। थर्ड बात करते हैं हम, दो पढ़ चुके हैं, एक तो लिमिटेड अनलिमिटेड। बेसिकली आपकी जो प्रायोरिटीज है वो अनलिमिटेड होती है और वो डिफरेंट होती है। थर्ड आपके जो लिमिटेड मीन्स है ना, लिमिटेड मीन्स विथ अल्टरनेटिव यूसेज। अब इसका मतलब क्या होता है कि देखो, सबसे पहले तो मीन्स आर लिमिटेड, सबसे पहली बात। रिसोर्सेज जो है वो अनलिमिटेड नहीं हो सकते, और वो सबकी हम बात करते हैं नेसेसिटीज को भी फुलफिल नहीं कर सकते अगर देखा जाए तो। क्योंकि अगर ऐसा होता, सबकी जरूरतें पूरी हो जाती, तो इकोनॉमिक्स का जरूरत ही क्या थी, है ना। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम ही अराइज नहीं होती कभी इस दुनिया में। तो वो तो एक यूटोपियन कॉन्सेप्ट हो गया ओवरऑल अगर हम बात करें तो। हालांकि हालांकि हम देखें तो रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता। रियल वर्ल्ड में रिसोर्सेज आर वेरी वेरी लिमिटेड, एंड उनको अल्टरनेटिवली यूज करके किस तरीके से किया जाएगा। ठीक है, रिसोर्सेज की जो लिमिटेड अवेलेबिलिटी है, तो क्या उसकी डिमांड रहती है ना, फिर किसकी बेसिकली स्कैरसिटी की इश्यू है, सबसे इंपॉर्टेंट स्कैरसिटी का जो ये इश्यू है, और वो है बेसिकली यूनिवर्सल इन नेचर। ओके, थर्ड बात करते हैं इसी के अंदर कि मींस कैन बी पुट टू अल्टरनेटिव यूजेस। जैसे कि आपके वुड हुआ, है ना, उसको फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, फर्नीचर की तरह, हाउस की तरह कर सकते हो, है ना। तो अल्टरनेटिव यूज कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। देखिए, थोड़ा क्विक करते हैं हम, समझने की दृष्टिकोण से देख रहे हैं हम यहाँ पर। बेसिकली जिसको कुछ नहीं आता वो भी बहुत कुछ लेकर के जाए, और जिसने पढ़ लिया उसका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी क्या होती है, एक इकोनॉमी में सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या आती है, सबसे पहले आता है व्हाट टू प्रोड्यूस, कि प्रोड्यूस क्या करें, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटीज। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम करते हैं कि एक मेजर एक प्रॉब्लम है इकोनॉमी की, कि बेसिकली कंट्री में कंजम्पशन गुड्स बनाए जाए या फिर कैपिटल गुड्स बनाए जाए। ठीक है, एक बात तो ये हो गई आपकी कि कंजम्पशन गुड्स क्या होते हैं, व्हीट, क्लॉथ, शुगर, टी, है ना, वॉचेस, शूज ही होता है। कैपिटल गुड्स होते हैं आपके फर्नीचर, टूल्स, है ना, फर्टिलाइजर, सीड्स, ये सब। तो चॉइसेस होती है बेसिकली, इट्स बेसिकली बेस्ड ऑन द डिमांड्स ऑफ द पीपल और द पॉपुलेशन। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड जब हम पढ़ेंगे जब और अच्छे से समझ में आएगा आपको, है ना। उसके बाद बात करते हैं चॉइसेस जो होती है बेसिकली बिटवीन द मास गुड्स और लग्जरी गुड्स। दिस इज ऑल्सो अ सेंट्रल प्रॉब्लम ना। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मास गुड्स क्या होते हैं, ब्रेड, क्लोथ्स, हाउसेज, ये आपके हो गए मास गुड्स। लग्जरी गुड्स होती है टीवी, फ्रिज, गोल्ड, कार्स, है ना, ये सब। अच्छा, इसके बाद आती है आपकी दूसरी प्रॉब्लम विच इज हाउ टू प्रोड्यूस। ठीक है, अब देखो ये वाला चैप्टर आपके लिए समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इकोनॉमिक्स की बुनियाद यही है ना, ये सब चीज समझना जरूरी है। आने वाले कॉन्सेप्ट जो है वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द एग्जामिनेशन। अभी मैं बेस बना रहा हूँ और जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट यहीं से आप क्लियर करते हुए जाएंगे। हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब होता है कि बेसिकली व्हाट इज द प्रोसेस वी हैव टू यूज कि हम ये गुड्स बनाए, है ना। व्हाट टू प्रोड्यूस का जो पहला क्वेश्चन है, चलो यहाँ पे डिसाइड भी कर लिया हमने क्या बनाना है ना। अब बताना है कि किस तरीके से बनाए। तो इसमें ऑप्शंस होता है, जैसे कि आप बताएं कि लेबर इंटेंसिव हो या मशीन इंटेंसिव हो, है ना। लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स का हम इस्तेमाल करें या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स का हम इस्तेमाल करें। जहां पर हम बात करते हैं कि लेबर के द्वारा काम किया जाता है, इट इज अ मैन मेड बेसिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स और प्रोसीजर। एंड मशीन में तो मशीनरी वगैरह सब लेकर के आए जाते हैं और वो फिर काम करते हैं उसको लेकर के। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी फॉर हुम आर दीज गुड्स प्रोड्यूस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, यानी कि किसके लिए बनाया जाएगा। ये थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है इकोनॉमी की, यानी कि बेसिकली प्रोवाइड, पहले तो प्रोड्यूस कौन करेगा ये डिसाइड कर लिया हमने, अब कंज्यूम कौन करेगा इसको, हाउ और इन व्हाट क्वांटिटी, कौन कौन करेगा इसको कंज्यूम, किस तरीके से। तो जब भी आउटपुट आता है इकोनॉमी में, तो वो बेसिकली डिफरेंट वे हम बात करते हैं कि जो डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे कि हम बात करते हैं लेबर, उसके बाद मशीन, तो उन सबका कंबाइंड एफर्ट होता है ना। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, टू प्रोड्यूस एंड हुम टू बेसिकली कंज्यूम, तो ये बेस्ड होती है आपकी प्रॉब्लम ऑफ एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज पे। ठीक है ना, और वो आपके फाइनली बेसिकली आपके क्या होगा, डिपेंड होगा कि बेसिकली किसका इनकम स्ट्रेंथ कितनी है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन कितना है। अगर आपके पास ज्यादा पैसे हैं तो आप लग्जरी गुड्स की डिमांड करोगे और वो उसको कंज्यूम कर जाएंगे, है ना, इस तरीके से। और किसी के पास कम पुअर है, पुअर कैटेगरी से आता है, तो ब्रेड इज द हाईएस्ट डिमांड रहेगी उसकी, तो वो उसको कंज्यूम करेगा, राइट। तो प्रॉब्लम ऑफ एफिशिएंसी भी आती है आगे जाके हम देखते हैं।
राइट, इसी में ही मेंशन है आपके। प्रॉब्लम ऑफ एफिशिएंसी इसलिए हो कि बेसिकली जो रिसोर्सेज हम लेकर के आए हैं उसका यूटिलाइज किस तरीके से मोर एफिशिएंटली हम कर सकें, है ना, और किस तरीके से उसको प्रोवाइड कर सकें, एफिशिएंट अलोकेशन कर सके रिसोर्सेज का। ठीक है, तो नेशनल इनकम में भी हम बात करते हैं कि एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो उसी की यहाँ पर बात की गई है। नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है आपकी प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ। ठीक है, कंट्री में रिसोर्सेज कितने हैं, उसकी ग्रोथ किस तरीके से होती है, विच इज वेरी एसेंशियल, है ना, ताकि हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बन सके लोगों की, है ना, क्योंकि पॉपुलेशन कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती जाती है, तो ये भी कंटिन्यूअसली हमको चेक करना पड़ता है थ्रू दी वेल डिफाइंड और वेल एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, और जो भी हमने गुड प्रोड्यूस किए हैं इकोनॉमी के अंदर। बात करते हैं कॉन्सेप्ट की, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, विच इज आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ठीक है, व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इज आपके, देखिए दिस इज बेसिकली, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट, है ना, इन इकोनॉमिक्स टर्म। देखो बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा, नोटबुक और आप पेन लेकर के बैठे होंगे तो लिख लेना आप। ठीक है, ये बेसिकली देखिए जितनी भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, उन सबको एक साथ ले आओ, है ना, किसी भी सोसाइटी में उनके पास क्या टेक्नोलॉजी है, उससे मिलकर के जो भी प्रोडक्ट वो बनवाएंगे ना, और क्या पॉसिबिलिटी रहेगी उस अवेलेबल टेक्नोलॉजी के साथ गुड्स एंड सर्विस बनाने की, तो उस इकोनॉमी में जो सेट बनता है उसका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट बोलते हैं। फिर से बताता हूं मैं क्या होती है ये, समझना ध्यान से, कि एक सोसाइटी के अंदर क्या टेक्नोलॉजी अवेलेबल है बेसिकली गुड्स एंड सर्विस बनाने की एक साथ। ठीक है, तो उस पॉसिबल कॉम्बिनेशन को बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट। बेसिकली सेंट्रल थीम है, थीम बेसिकली सेंट्रल थीम है किसका, कि आप एक इकोनॉमी में मैक्सिमम लिमिट कितनी आपकी अमाउंट सर्विसेज प्रोड्यूस करने की विद गिवन रिसोर्सेज, और उसके साथ ही आपको जब एक प्रोडक्ट बनाना है तो दूसरे प्रोडक्ट की आउटपुट को कम करना पड़ेगा, बिकॉज वाई, बिकॉज देयर आर लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी। किसी एक रिसोर्स के बेसिकली किसी एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए अनलिमिटेड रिसोर्स खर्च नहीं कर सकते हो आप, पर उसके लिए लिमिटेड रिसोर्सेज रहते हैं, उसको अनलिमिटेड भी नहीं बना सकते हो आप लिमिटेड रिसोर्सेज से। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करिए। इसके अजम्पशन सुन लो जिससे आपको यहाँ पे क्लियरिटी आ जाएगी। अजम्पशन होते हैं कि जो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी वो फिक्स्ड है ना, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। थर्ड आती है आपकी जो रिसोर्सेज है उनको फुली और एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हैं अपन। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो रिसोर्सेज है वो एफिशिएंटली और इक्वली यूज नहीं करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। यानी कि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो आपका रिसोर्सेज है वो इक्वली एफिशिएंट नहीं है प्रोडक्शन प्रोसेस में। ठीक है, यूं ले लीजिए ना, आयरन का अगर इस्तेमाल कहीं और होना सही है, लेकिन वो वहां पर ना होकर के कहीं और होता है, तो उसका एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन तो हुआ नहीं ना, तो वही बात यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और है, यहाँ पर हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। तो बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, बहुत ही बेसिक सी इसकी डेफिनेशन होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज बेसिकली फॉर अ कमोडिटी इज द अमाउंट ऑफ वन कमोडिटी दैट हैज बीन फोरगोन इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द अदर। ये एक ऐसी कॉस्ट है जहां हम एक कमोडिटी को बनाने के लिए दूसरे कमोडिटी की या उसके ऑर्डर को बेसिकली हम उसके प्रोडक्शन को कम कर देते हैं। ठीक है, तो उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं कि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए दूसरे प्रोडक्ट की का प्रोडक्शन को हमको कम करना पड़ा, तो उस टाइम पे अगर हम देखें तो उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे आपको प्रोडक्शन करना है चाय का, तो इस साल चाय का प्रोडक्शन ज्यादा करते हैं और कॉफी का प्रोडक्शन कम कर देते हैं। ठीक है, तो चाय का प्रोडक्शन हमने बढ़ा दिया और कॉफी का प्रोडक्शन हमने यहाँ पे कम कर दिया। तो यहाँ जो हमने एक क्वांटिटी ऑफ चाय, 1 kg क्वांटिटी ऑफ चाय का बढ़ाने के लिए 1 kg या फिर उसी के प्रोपोर्शनली अगर हमने प्रोडक्शन ऑफ कॉफी कम कर दिया, तो दिस इज, ये जो डिफरेंस आएगा ना, इसको बोलते हैं हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, वेरी वेरी सिंपल और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन भी आया यूपीएससी में एक बहुत पहले कि बेसिक व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, कौन बेसिकली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या, यही होता है कि मार्जिनल का मतलब क्या होता है। देखो सबसे पहले समझा दूं, मार्जिनल का मतलब होता है चेंज और डिफरेंस। अगर आप चाहें तो बोल सकते हैं इसमें, मार्जिनल का मतलब चेंज होता है और डिफरेंस होता है ना। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है कि अगर आपको एक बेसिकली ये रेट है, रेट ऑफ एट विच जहां पर हमने क्वांटिटी ऑफ एक गुड को कम कर दी फॉर दी मेकिंग ऑफ क्वांटिटी ऑफ अदर कमोडिटी। ठीक है, राइट। अच्छा, यहाँ पर ये वाला जो है आप ग्राफ देखो, इसके थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि यहाँ पर मान लीजिए ये है कॉटन,
और ये है आपके कॉर्न। ठीक है, अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कब बनेगा कैसे, वो आपको यहाँ पर आप अभी के भी समझ में आ जाएगा। तो ये बेसिकली आप मान लीजिए क्विंटल्स में है, या फिर आप बोल सकते हो इसको मिनरल पाउंड्स में, है ना। तो अगर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी में यहाँ पर आप ए बी सी डी ई पॉइंट ले रहे हो, तो अगर आपको जीरो क्वांटिटी, यहाँ पे देखो जीरो एक्सिस पे जीरो क्वांटिटी ऑफ कॉटन ये बनाते हो आप, क्या बोलते हैं हम, यस कॉटन। तो आप यहाँ पर बेसिकली अंदाजा ले लीजिए 15 क्वांटिटी ऑफ कॉर्न बना सकते हैं, है ना। तो अगर फिर आप 1 क्वांटिटी ऑफ कॉटन लेंगे, ठीक है, तो बी पॉइंट पे, तो आपको कम करनी पड़ेगी यहां पर 1 क्वांटिटी ऑफ कॉर्न। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, अगर फिर आपने बात करी 2 क्वांटिटी बनाने की, 2 क्वांटिटी ऑफ कॉटन, तो आपको यहां पर कम करना पड़ेगा फिर 1 क्वांटिटी ऑफ कॉर्न, है ना। बेसिकली 2 क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी ना, क्योंकि आपने यहाँ पे 2 स्टार्ट कर दिए कॉटन का प्रोडक्शन करना। उसके बाद बात करते हैं हम, अगर आपने 3 क्वांटिटी ऑफ कॉटन स्टार्ट कर दिया प्रोड्यूस करना, तो आपको बेसिकली यहाँ पर 3 क्वांटिटी ऑफ कम करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर 9 रह गया। उसके बाद बात करते हैं, सेम इसी तरह के चलता जाता है, यानी कि अगर आप एक का प्रोडक्शन बढ़ाते जाओगे तो दूसरे का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम करना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज अ मार्जिनल रेट ऑफ, बेसिकली मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। तो ये जो डिफरेंस आएगा ना, यहाँ पर हमने बात की थी 15 की, और यहाँ पर हम बात कर रहे थे 1 की। ठीक है, तो 15 माइनस 1 कितने, 14, है ना। तो जो 1 आया ना, वो आपके आ गया आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, इसी तरीके से आप आगे बढ़ते जाओ और आपकी मार्जिनल कॉस्ट जो है वो बढ़ती जाएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो इट्स बेसिकली द यूनिट्स ऑफ वन गुड sacrificed for the one additional unit of the other good produced। ठीक है, तो वेरी वेरी सिंपल फॉर्मूला। तो ओवरऑल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बेसिकली है सर एंड मैम कि ये डेपिक्ट करता है आपका कि जितने भी कॉम्बिनेशंस ऑफ प्रोडक्शन है, पॉसिबल गुड्स हैं एक इकोनॉमी में, उनका फुल यूटिलाइज, रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन करके, स्टेट टेक्नोलॉजी का फुल यूटिलाइजेशन करके हम उसको बना सकें, उसको प्रोडक्शन हम बात करते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बोलते हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं। अब इसका शेप रहता है डाउनवर्ड स्लोपिंग, है ना, और कॉनकेव ओरिजिन रहता है इसका। ठीक है, इतना जान लो आप। अच्छा, तो हमने प्रॉब्लम्स देख ली, प्रॉब्लम्स को मेजर किस तरीके से किया जाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के थ्रू, वो देख लिया। अब हमको देखना है कि इनका सोल्यूशन किस तरीके से रहता है। तो दो तरीके की इकोनॉमी का यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है, विच इज आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जो कि ये आपके मार्केट इकोनॉमी जिसको हम बोलते हैं। सेकंड आता है आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है, विच इज आपका सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, है ना। एग्जाम्पल देना मुझे बेसिकली इन इकोनॉमी का कंट्रीज के नेम के साथ ये यहाँ पर कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से इन प्रॉब्लम्स को इकोनॉमी के अंदर सोल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो आपको भी यहाँ पे जो है सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं कि बेसिकली सोशलिस्ट इकोनॉमी और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में किस तरीके से, देखो ये ऐसी इकोनॉमी होती है जिसके अंदर सारे इकोनॉमिक डिसीजन कौन लेती है, गवर्नमेंट, है ना, या फिर एक सेंट्रल अथॉरिटी होगी, वही डिसाइड करेगी जितनी पॉलिसीज हैं सब कुछ। तो ये जो सेंट्रल अथॉरिटी है वो बेसिकली क्या चाहती है, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एज अ होल। ठीक है, वर्ड पे ध्यान दो, एज अ होल, यानी कि सबका जो पर्सपेक्टिव है उनके माइंड में हमेशा रहेगा वेलफेयर, है ना। अगर एक इकोनॉमी के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन में रहते हैं, उसके भी नीचे रहते हैं, उनको एडिकेट गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करानी है उनके सर्वाइवल के लिए, तो गवर्नमेंट उनको इक्विटेबल सर्विस देंगी, गुड्स देंगी, है ना। तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ प्लानिंग चलता है, विच इज अ वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चरल फॉर्म में डिफाइन करती है आपके जो सेंट्रल अथॉरिटी होती है। तो सबसे पहले देखते हैं जो हमारा पहला क्वेश्चन था, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में किस तरीके से वो रहेगा, विच इज आपका व्हाट टू प्रोड्यूस, बनाए क्या। ठीक है, तो वेरी वेरी सिंपल, क्या बनाना है, जो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी बोल देगी वो बनाना है, और कितनी क्वांटिटी में बनाना है वो भी बनाना। देखो चाइना में ना क्या हुआ था, जब माओ का वहां पर ऑटोक्रेसी थी, जो हम बात करते हैं कि माओ से उसके अधिकारी बोलते थे बेसिकली हमारे बहुत अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है ना, और एक्चुअली में ऐसा कुछ था नहीं, तो उसने बोल दिया कि और प्रोडक्शन करो, उसने एक्सपोर्ट भी करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो वहां पर ये लोग डिसाइड करते थे क्या होता था, फिर एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया तो वहां के लोग तो भूख से मर गए। तो फेमाइन जो बोलते हैं, द ग्रेट फेमाइन जो वहां पे आई थी, वो बेसिकली इसी तरीके की एक इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर और फॉल्स जो बेसिकली आइडियाज थे उनकी इकोनॉमी में उस टाइम, और स्पेसिफिकली माओ, तो उसकी वजह से वहां पे फेमन आई थी, है ना।
तो इकोनॉमिक ब्लंडर भी कराते हैं ये सब चीजें। हाउ टू प्रोड्यूस की जब बात करते हैं तो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन भी सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी जो बोलेगी वही है ना। और वो बेसिकली उसकी भी प्रायोरिटीज देती हैं कि जो रिसोर्सेज है हमारे पास वो पूरे सोशल बेनिफिट के लिए इस्तेमाल हो, उसका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो, ये सब चीजें है ना। थर्ड बात करते हैं फॉर हुम टू प्रोड्यूस, तो गुड जो होते हैं वो फिक्स प्राइस पे ही नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं राशन कार्ड्स पे थ्रू गवर्नमेंट स्टोर्स पे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सेंट्रल इकोनॉमी, प्लान इकोनॉमी की, ठीक है। तो वहां पर हर जगह ही होता है। अदर प्रॉब्लम्स अगर हम देखें तो इन प्रॉब्लम जैसे ग्रोथ का सवाल हुआ तो वो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी देखती है उसके प्लान को फुलफिल करने के लिए, ऑब्जेक्टिव्स को, ठीक है। तो ये हुआ सेंट्रल। हम बात करते हैं कि सेंट्रल प्लान इकोनॉमी में किस तरीके से इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है। अब बात करेंगे जो हमारे सेकंड बेसिकली इकोनॉमी है विच इज आपकी मार्केट इकोनॉमी, ठीक है। ये बेसिकली सेंट्रली प्लान इकोनॉमी का एकदम उल्टी है, बिल्कुल उसके कॉन्ट्रास्ट में है, कॉन्ट्राडिक्टरी है। अब कैसे कि एक मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है कि इकोनॉमी का जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो मार्केट में फ्रीली खरीदे और बेचे जाते हैं, ठीक है। इस तरह की मार्केट इकोनॉमीज में ना डिसाइड नहीं होती है पर्टिकुलरली प्राइस पहले से, ये डिफाइंड होती है आपके प्राइस मैकेनिज्म से। एंड व्हाट इज प्राइस मैकेनिज्म? प्राइस मैकेनिज्म वर्क करता है ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट। दे आर द फोर्सेस बिहाइंड पूरा मार्केट को चलाने के लिए कि क्या डिमांड है ना, और क्या सप्लाई होगी मार्केट में, वही प्राइस को डिटरमाइन करेगा और वही डिसाइड करेगा कि बायर्स को कौन सी कमोडिटीज एंड विच रेट वो सेल करनी है और बायर को किस कमोडिटी को किस रेट पे और किस क्वांटिटी में परचेज करनी है, ठीक है। तो ये सब रहता है। तो इस वाली इकोनॉमी में किस तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा? देखो, कंज्यूमर जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रेफरेंस ही जो डिमांड करेगा और उस क्वांटिटी में फिर वो प्रोडक्शन होगा उस चीज का, उस प्रोडक्ट का, है ना। डिफरेंट प्राइसेस पे बिकता है वो मार्केट में ऑन द बेसिस ऑफ कि क्या रेट चल रही है उसकी, फोर्सेस जो डिमांड सप्लाई के रहते हैं वो सब चीजें, है ना। सेकेंड, ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, है ना। कॉस्ट क्या आती है प्रोडक्शन की, लेबर इंटेंसिव ज्यादा सस्ता है या मशीनरी ज्यादा सस्ती है, उस बेसिस पे डिसाइड होता है कि हाउ टू प्रोड्यूस, ठीक है। तो ये सेकंड हमने क्वेश्चन में डील कर लिया, ठीक है। तो कौन सा ये रिलेटिव फैक्टर्स प्राइसेस पे डिपेंडेड है कि हम बात करते हैं कि जो भी मैकेनिज्म और जो भी बेसिकली प्रोडक्शन प्रोसीजर सस्ता पड़ेगा, चीप पड़ेगा, वही सोसाइटी में, इकोनॉमी में इस्तेमाल किया जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन आता है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, है ना। तो ये डिपेंड करता है फैक्टर प्राइस पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फैक्टर प्राइस पे ही डिपेंड करेगा आपके कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम है वो किस तरीके से हुआ है सबसे पहले तो, है ना। और बेसिकली वो भी डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, रेंट्स, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, है ना, सैलरीज, ये किस तरीके से बढ़ती है समाज में, सोसाइटी में, इकोनॉमी में, उस बेसिस पे डिपेंड करेगा। कैपिटलिस्ट होते हैं वो लार्ज शेयर रखते हैं इकोनॉमी का, है ना। वो उनका मार्केट भी अलग होता है, लग्जरी गुड्स का रहता है ना, अदर देन अदर गुड्स। ऑन द अदर हैंड जो लेबरर्स होते हैं उनका लार्जेस्ट शेयर क्या रहता है, जो कॉमन गुड्स होते हैं ना, खाना, है ना, ब्रेड, उसके अलावा छोटा मोटा व्हीकल जो रहेगा वो उन सब चीजों की क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। तो उनका मार्केट शेयर इस तरीके से रहता है। तो सॉल्यूशन हमने बता दिया। और अलग जो अदर प्रॉब्लम्स आती हैं उसका प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू जो डिमांड एंड सप्लाई का फोर्सेज हैं वो ऑपरेट्स होती हैं डायरेक्ट एंड कंट्रोल ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। तो फोर्सेज ऑफ डिमांड सप्लाई रहती है, ठीक है। तो मार्केट इकोनॉमी ना एक बड़े कंप्यूटर की तरह है बेसिकली, जो कि इंफॉर्मेशन लेता है सब जगह से, फिर वो फाइनली एडजस्टमेंट करता है इन द इकोनॉमी, है ना, कि किस तरीके से, किस क्वांटिटी में, किस प्रोडक्शन के थ्रू और किन किन को किस क्वांटिटी में, प्राइसेस में अवेलेबल कराया जाए गुड्स। तो ये मार्केट इकोनॉमी के एग्जांपल्स रहे। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात करते हैं एक इकोनॉमिक्स की जिसको हम आजकल बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमीज, ठीक है। पिछले 50 साल में ये काफी ज्यादा ट्रेंड में रहा है वर्ड। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है? जहां पर बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स को एग्जिस्टेंस के साथ ही काम करते हैं, दोनों ही अंडर द जनरल गाइडेंस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, है ना। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो रहता है उसके डिसीजंस भी इंपॉर्टेंट रहते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स को लेकर के, है ना। और उसको प्राइस मैकेनिज्म के बतौर बेसिस पे लिया जाता है। गवर्नमेंट भी इंटरफेयर करती है थ्रू वेरियस कंसेशंस, सब्सिडीज, है ना। और दूसरी तरफ हम बात करें टैक्सेस के थ्रू और कंट्रोल मेजर्स के थ्रू, ठीक है। तो ओवरऑल हम कहते हैं कि जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स है ना वो प्राइस मैकेनिज्म मार्केट इकोनॉमी में सॉल्व हो जाती है। और इकोनॉमिक प्लानिंग जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है वहां पर होती है। मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइस मैकेनिज्म और इकोनॉमिक प्लानिंग के थ्रू दोनों की तरह ही हम कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमीज का। बेसिकली दीज आर द टाइप्स ऑफ एनालिसिस, है ना। पॉजिटिव इकोनॉमी में ये पढ़ते हैं कि बेसिकली हम जो डिफरेंट मैकेनिज्म्स है उनका इस्तेमाल किस तरीके से करें। और जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है, तो नॉर्मेटिव का वर्ड ही आपको पता है, नॉर्म से निकला है। तो इसका मतलब है कि जो हमने मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया है वो क्या डिजायरेबल है क्या। तो भाई ये बहुत ही छोटी सी बात थी। तो अब देखो यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंसेस क्या है वो समझ लो।
जैसे इकोनॉमी मैंने समझाई दिया, स्कार्सिटी कॉन्सेप्ट से निकली है ना। अगर सब कुछ अबंडेंस में होता तो इकोनॉमिक्स की जरूरत नहीं होती। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है वो समझ लो सबसे पहले। तो इट इज ए स्टडी ऑफ स्कार्सिटी और चॉइस प्रॉब्लम्स जो कि एक इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट फेस करता है ना, इन 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 डिफरेंट फेजेस ऑफ द इकोनॉमी। तो बेसिकली इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि ये हमको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हेल्प करती है। सेकंड आती है कि स्कार्स रिसोर्सेज का एफिशिएंट एलोकेशन करने में हेल्पफुल है ना। जो एफिशिएंसी है इसकी कंडीशन को एक्सप्लेन करती है जो कंजम्पशन और प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद करते हैं जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है उनका फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते क्या है, इसके तीन कंपोनेंट्स है मेजर मेजर, विच इज आपके प्राइस थ्योरी। सबसे पहले आती है आपकी प्राइस थ्योरी, फिर आती है आपकी वेलफेयर थ्योरी एंड देन द थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, अब प्राइस थ्योरी में आप क्या क्या पढ़ लोगे, जैसे कि प्रोडक्ट प्राइसिंग किस तरीके से की जाती है, फैक्टर प्राइसिंग किस तरीके से की। फैक्टर प्राइसिंग देखो, एक इकोनॉमी में क्या फैक्टर हो सकते हैं, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस, है ना। और दूसरी तरफ हम बात करते हैं प्रोडक्ट प्राइसिंग की, तो डिमांड किस तरीके से, प्रोडक्शन और कॉस्ट किस तरीके से। वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी बेसिक हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो इकोनॉमी माइक्रो समझ लिया आपने, समझो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। अब देखो, मैक्रो का मतलब है बड़ा पर्सपेक्टिव, माइक्रो का मतलब है छोटे छोटे पर्सपेक्टिव, है ना। तो मैक्रो में क्या होता है कि आप ओवरऑल स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स करते हो। इट इज अ बेसिकली एवरेज, अगर हम देखें कवरिंग एन एंटायर इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी की स्टडी को ही हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इट्स एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स जिसको हम एग्जामिन करते हैं थ्रू इंटर रिलेशंस बिटवीन जो वेरियस वेरियस एग्रीगेट्स है पर्टिकुलर इकोनॉमी के अंदर, जैसे कि आपके डिमांड सप्लाई हो गए, है ना। उसके अलावा डिमांड सप्लाई के अलावा उनकी जो डिटर्मिनेशन है और जो फ्लक्चुएशंस होते हैं इनमें डिमांड सप्लाई में, उनकी स्टडीज भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आती है। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम ये नहीं करते जो इंडिविजुअल इकोनॉमिक वेरिएबल से उसका एनालिसिस नहीं करते हैं, वो माइक्रो में करते हैं हम। रादर देन हम इस पे फोकस करते हैं कि पर्टिकुलर गुड्स का क्या बिहेवियर है ओवरऑल। ठीक है, ओवरऑल पर्सपेक्टिव क्या है। अच्छा, मैक्रो इकोनॉमिक्स की पता है सबसे मेन प्रॉब्लम क्या होती है, विच इज आपके कि इनकम और एम्प्लॉयमेंट का डिटर्मिनेशन किस तरीके से किया जाए। तो ये आपके आएगी अब थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे हम, वेरी वेरी इजी थ्योरी, आपको वेरी वेरी इजी टर्म्स में समझा दूंगा मैं। अब मैं वो चीज आपको नहीं समझाऊंगा इन डिटेल जाकर के कि बेसिकली इसका ओरिजिन किस तरीके से रहा है। आप इतना सा याद रखो कि जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे ना, हमारे प्रोफेसर मार्शल, उसके अलावा पिगो, रिकार्डो, जेएस मिल और जेम्स मिल। ठीक है, जेएस मिल और जेम्स मिल तो पॉलिटिकल फिलोसोफर्स भी रहे, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था हमारी जो सीरीज चल रही है ना, ऑप्शनल की, उसमें भी देखा था। तो हालांकि दे आर द इकोनॉमिस्ट ऑल्सो, राइट। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं, है ना, जो ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे उसके बाद में आए, जैसे कि जॉन मिनार्ड केन्स हो गए, उन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी दी थी 1936 में, तो उसको कीनिशियन रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, राइट। तो ये बात हमने इसमें करी। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि आप बेसिकली इकोनॉमी का एक सुटेबिलिटी फैक्टर होता है स्टडी करने का, तो वो इसमें हमको हेल्पफुल है। उसके अलावा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और पॉलिसी फॉर्मुलेशन में मदद करती है। जो एग्रीगेटिव प्रॉब्लम्स है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करने में मदद करती है हमारी पूरी एंटायर इकोनॉमी की। जैसे कि प्राइस फ्लक्चुएशन को किस तरीके से रोका जाए, एम्प्लॉयमेंट को किस तरीके से रोका जाए, इनकम एंड वेल्थ का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया जाए। दिस इज बेसिकली आपके पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अच्छा, बता दिया मैंने आपको सब कुछ। अब देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करने में चार मेन सेक्टर्स होते हैं हमारे करने ना, जैसे कि यहाँ पर आपको बताता हूँ मैं। सबसे पहले आते हैं आपके फर्म्स, जितने भी बिजनेस हाउसेज हैं, है ना, प्राइवेट सेक्टर है। तो ये बेसिकली आपके कैपिटलिस्ट कंट्री में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रहे, तो लार्ज पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन यही करते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर की। गवर्नमेंट सेक्टर इज आपका पब्लिक सेक्टर, जो कि लॉ एंड ऑर्डर के साथ आपको इकोनॉमिकल एस्पेक्ट में भी इंट्रोड्यूस करता है। किस तरीके से करते हैं इंट्रोड्यूस, ये करते हैं जैसे टैक्सेस लगा देते हैं, इंपोज कर देते हैं, पब्लिक यूटिलिटीज में उसको स्पेंड कर देते हैं फिर। ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटेशन, वाटर, हेल्थ, एजुकेशन सर्विसेज, दिस इज द जोन ऑफ द आपके गवर्नमेंट। उसके बाद बात करते हैं हाउस होल्ड सेक्टर की। तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या है, आपके आप और हम, है ना, यानी कि सिंगल इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो इंडिपेंडेंटली डिसीजंस लेते हैं अबाउट देयर ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। कंजम्पशन किस तरीके से करना है हमको, प्रोडक्शन किस तरीके से करना है हमको, तो ये फैक्टर्स अभी प्रोवाइड कराते हैं इकोनॉमिक जो फर्म्स होती हैं उनको, और इनकम अर्न करने में मदद करते हैं, है ना। ये लैंड प्रोवाइड करते हैं, कैपिटल प्रोवाइड करते हैं फंड को, है ना, रेंट, इंटरेस्ट की सबकी यहाँ पर हम बात करते हैं। ठीक, तो बेसिकली हाउस होल्ड तो है ना, ये पैसे इनके पास आएंगे तभी तो खर्च करेंगे इकोनॉमी में, फर्म्स प्रोड्यूस लाएगी, है ना, गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा इस तरीके से। तो हाउस होल्ड आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद बात करते हैं एक्सटर्नल सेक्टर की, है ना। एक्सटर्नल सेक्टर क्या है आपके, जो कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस होते हैं, एक्सटर्नल ट्रेड जो करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। अगर कंट्री से सेल कर रहा हमने कोई गुड तो एक्सपोर्ट हो गया। कंट्री के अंदर अगर हमने माल खरीदा
ये चीज आपका इंपोर्ट हो गया, राइट, वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, तो पहले ये पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक पहले ही बता चुका हूं आपको। बेसिकली जो पॉजिटिव है आपके किस में वर्क करता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को करता है कि क्या रियल फैक्ट्स है आज के टाइम पे, है ना। तो वैल्यू जजमेंट का यहाँ पे कोई काम नहीं है। रॉबिन्स ने इसको क्या बोला है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को रियल इकोनॉमिक्स। उसके बाद बात करते हैं नॉर्मेटिव की, तो मैंने बताई दिया आपको कि व्हाट ought टू बी, यानी कि क्या करना है हमको, वैल्यू जजमेंट्स पे काम करते हैं। मार्शल और पिगाउ इन्होंने इस वाली इकोनॉमिक्स को ही जो है फोकस किया है, ठीक है। तो यहां पर आपका पहला चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट लेसन में हम देखेंगे बेसिकली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इस वाले लेसन से ही क्वेश्चन बनते हैं बहुत ज्यादा। तो बेसिक आप कंप्लीट कर चुके हो, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड जो है आपको क्या करना है, इसको शेयर लाइक एंड लर्न अगेन एंड अगेन, देखो इसको ध्यान से, कुछ भी अगर आपको समझ में ना आए तो आप उसको पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे।